नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा कई तरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड के विकास से जुड़ी योजनाओं और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उत्तराखंड को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर कई तरह के स्टॉल्स यहां पर लगाए जाएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई गणमान्य आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। तो विकसित भारत विकसित उत्तराखंड की तर्ज पर यह प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें विकास से जुड़े हुए तमाम स्टॉल यहां पर देखने को मिलेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ कई गणमान्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो नेहरू स्टेडियम में इस खास आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी के तहत कई स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी। उधर कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उन्होंने बताया कि गैर शादीशुदा, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। तो पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो पीएम मोदी के 6 मार्च को देवभूमि दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा था कि पीएम मोदी का दौरा चारधाम शीतकालीन यात्रा को विश्व पटल पर बड़ी पहचान दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरे को लेकर सभी उत्साहित हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि जिस शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री खुद मोहर नहीं लगा रहे, बार बार यात्रा की तारीखों में बदलाव होना यह दर्शाता है कि अभी शीतकालीन यात्रा में बदलाव की जरूरत है और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी जरूरत है। बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो फूके हुए कारतूस हैं, उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में उपलब्धि के रूप में डुगडुगी पीट रही है। भू कानून इतना लचर है कि उसमें इतने छेद हैं कि धीरे धीरे अब सरकार को भी पता चलेगा कि एक ही प्रदेश में 2 कानून आपने लागू कर दिए। आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर अपना भू कानून लागू नहीं किया, गोया वो प्रदेश का हिस्सा ही ना हो। आपने नगर निकायों में इसको लागू नहीं किया। 100 से ज़्यादा हमारे निकाय हैं, उसमें आपने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी एक बड़ा लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन को आपने चोर दरवाजे से बेचने का पूरा रास्ता खुला छोड़ दिया भूमाफियाओं के लिए। वहीं आप यूसीसी की बात करें तो यूसीसी के लिए जो उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, वो आम जनमानस में बिल्कुल नगण्य है। वो उत्साह कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम जनमानस की जिंदगी में इस यूसीसी के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आप देखिए, जो तीसरी बात ये कर रहे हैं शीतकालीन
यात्रा की, जिस शीतकालीन यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी मोहर नहीं लगा रहे हैं। बार बार उनकी तारीखों में तब्दीलियां होना इस बात का द्योतक है कि अभी आपकी शीतकालीन यात्रा में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराने की ज़रूरत है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद जेल से जिला अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 16 दिन बाद भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कर पाया है। जेल प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजकर चैंपियन के स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 फरवरी की रात चैंपियन की सेहत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। खानपुर से विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 27 जनवरी से जेल में बंद थे। तो प्रणव चैंपियन 16 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल की तरफ से जेल प्रशासन को किसी तरह का कोई अपडेट यहां पर नहीं दिया गया है और 16 दिन बाद भी उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं मिला है। तो अगली बड़ी खबर चमोली से, जिले में फिर से एवलांच आने की चेतावनी जारी की गई है। तो जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीआरई चंडीगढ़ ने एवलांच आने का यह अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, अभी हाल फिलहाल में ही एक एवलांच का जो दर्द है वो यहाँ पर उत्तराखंड ने झेला है और अब एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ा अलर्ट एवलांच को लेकर जारी किया गया है। तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जिलाधिकारी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए सर, घटना चमोली जिले के क्षेत्र में घटी है, उससे कहीं न कहीं सबक लेने की जरूरत है और अगर इस तरह की अगर दिक्कतें होती हैं तो कहीं न कहीं एहतियात बरतने की भी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी की तरफ से, यानी कि चमोली जिले के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और ऐसी स्थिति में खासतौर पर हम ऊंचाई वाले इलाके कहें या फिर जहाँ पर बर्फबारी होती है, उन इलाकों में आने जाने पर रोक लगा रखी है। आवाजाही पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह से चमोली जिले में जो घटना घटी थी जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे, गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब जिलाधिकारी की तरफ से जो यहाँ पर जो अलर्ट है उसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और एक-एक चीज को यहाँ पर टटोला जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो आज कई क्षेत्रों में उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बताए गए हैं और बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में जो रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है और इसके अलावा चमोली जिला है, तो इनको चिन्हित किया गया है जहां पर जो बर्फबारी है वो हो सकती है। खासतौर पे डीजीआर की तरफ से जो अलर्ट है चंडीगढ़ की तरफ से, वो यहाँ पर इसकी चेतावनी दी गई है और उसी को ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो जिलाधिकारी चमोली हैं, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। खासतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे जोशीमठ औली की बात करें या फिर हम माणा क्षेत्र की बात करें या फिर हम नीति घाटी की बात करें, देवाल के क्षेत्रों की बात करें, इन तमाम इलाकों में एहतियात बरतने के साथ-साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर हिमस्खलन होता है, जो घाट है और नंदप्रयाग के आसपास ऊपरी इलाकों की बात करें, तो इन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पर विशेष तौर पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि जब एवलांच आया था और कई श्रमिक उसमें फंस गए थे, तो सेना की जो अहम भूमिका यहाँ पर रही, सभी उससे आश्चर्यचकित रहे और जिस तरीके से सेना ने पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर इन श्रमिकों की जान बचाई है, कई श्रमिकों की जान यहाँ पर सेना की तरफ से बचाई गई। ऐसे में माना जा सकता है कि सेना पूरी तरह से तत्पर होकर तमाम जगहों पर निगाहें रखे हुए है और जिस तरीके से बड़ा अलर्ट यहाँ पर एवलांच को लेकर एक बार फिर से जारी किया गया है, तो सेना की भूमिका जो है वो काफ़ी अहम यहाँ पर हो जाती है और यही कारण है कि जिलाधिकारी की तरफ से अलर्ट रहने के निर्देश भी यहाँ पर तमाम अधिकारियों को दे दिए गए। देखिए साहिल, सेना की बात तब करेंगे जब
कोई घटना होगी और उस समय राहत और बचाव कार्य में सहयोग लेने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस समय की अगर बात करें तो चाहे वो जोशीमठ हो, औली हो या इसके अलावा देवाल हो, गैरसैंण हो या फिर घाट के ऊपरी इलाके हों, नंदप्रयाग घाट के, तो उन सभी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। स्पीति वैली में चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया है, चाइना बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं और माणा की अगर बात करें तो ये भी जो तिब्बत दर्रा है उससे लगा हुआ है, यानी कि चाइना दर्रा है उससे लगा हुआ है। तो इन सभी जो जहाँ बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इस समय बर्फबारी तो है। इसके अलावा अगर जो सेना की अगर बात करें तो सेना उन इलाकों में रहती है, लेकिन अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो जहाँ पर जो आवाजाही लोगों की होती है, जो ग्रामीण है, चाहे वो जोशीमठ के ऊपरी इलाके हों या फिर इसके अलावा उर्गम घाटी हो या फिर देवाल हो, थराली हो, नारायणबगड़ हो, ये इनके ऊपरी इलाके हों या इसके अलावा घाट की अगर बात करें तो यहाँ पे ईदानी है, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे जहाँ जहाँ पर लोगों की बसाकत होती है, लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उन सभी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। खास तौर पर जो वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में जो लोगों की आवाजाही है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत मेजर चांस में, यानी कि जैसे कि कोई गंभीर रूप से बीमार है, उसे जिला अस्पताल तक पहुँचाना है या सड़क मार्ग तक लाना है, तो उसी स्थिति में वहाँ पर आया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ वहाँ पर ना हो ताकि कोई बड़ी घटना घट सके। हालाँकि इसी का मद्देनज़र अब जो अलर्ट यहाँ पर दिया गया है बर्फबारी का, तो उसी को ध्यान में रखा जा रहा है। जिलाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक-एक चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो एवलांच है, एवलांच की स्थिति होगी क्या, किस तरह की एवलांच होगा। हालाँकि यहाँ पर अलर्ट ज़रूर किया गया है और उसी अलर्ट को ध्यान में रखा जा रहा है। इससे पहले भी जो घटना घटी थी, जब यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रोड सफाई का जो काम किया जा रहा था, बर्फ हटाने का जो काम किया जा रहा था, उस दौरान ये घटना घटी थी। तो उसी को अब ध्यान में रखा जा रहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ ना हो जिससे कि लोगों की जान-माल की नुकसान हो सके। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े महेंद्र पाल सिंह रावत ने मेयर को उनके वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि जो चुनावी वादे भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने घोषणा पत्र में किए थे, उन पर उन्हें गंभीरता से काम करना चाहिए क्योंकि अब ट्रिपल इंजन लग चुका है। जिस प्रकार के वादे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो इस उत्तराखंड और बेसिकली कोटद्वार की जनता के बीच रखा था, उसको निभाने का काम करेंगे। और जनता त्रस्त है। आप जानते हैं विगत 25 सालों से उत्तराखंड का कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। कभी डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब और युवा और महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं एक सुविधापूर्ण जो योजना है उनको देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से कोटद्वार का उत्थान हो। तो अगली खबर चमोली से है, जहां विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी और हिमस्खलन के अलर्ट के चलते प्रशासन द्वारा सभी होटलों, लॉन्ज, होम स्टे में ठहरे पर्यटकों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस ज्योतिर्मठ की ओर लौटा दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में एवलांच आने की संभावना जताते हुए फिलहाल इस ऊंचाई के सभी पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने से जहां पर्यटन कारोबारियों और होटल कारोबारी दुविधा में पड़ गए हैं, वहीं औली के होटल और पर्यटन कारोबारी समेत एडवेंचर एसोसिएशन, जोशीमठ होटल एसोसिएशन समेत पर्यटन रोजगार से जुड़े लोगों ने पर्यटकों पर लगी रोक हटाने के लिए एसडीएम जोशीमठ को ज्ञापन भी सौंपा है। उधर हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत सलेमपुर स्थित जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र की जांच की। अभियान के दौरान मरीजों की सुविधाओं, सीसीटीवी कैमरों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जिसमें सत्यापन न कराने पर केंद्र संचालक पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने संचालक को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने, योग्य चिकित्सा स्टाफ रखने और सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यह सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। उधर हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, होटल और ढाबों में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान के तहत 24 लोगों का 12,000 रुपए का चालान किया गया है। इसके अलावा कांगड़ी स्थित यूके ढाबा पर अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में ढाबा संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उधर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लंबे समय से दहशत फैला रहे बाबा गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। लाठी डंडों के साथ मारपीट और इलाके में उत्पात मचाने के लिए कुख्यात ये गैंग लोगों को धमकाने के इरादे से निकला था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। इस गैंग के तार यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी अपराधी माफी मांगते हुए नजर आए। उधर हल्द्वानी में ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन के बाद अब परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले और बिना वर्दी और सत्यापन वाले वाहनों को चालान और सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ परिवर्तन ने कालाडूंगी रोड पर छापेमारी अभियान चलाकर 20 ऑटो और ई रिक्शा का चालान किया। वहीं 11 वाहन सीज भी कर दिए गए। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक एसओपी जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं, इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस, फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। जो पंजीकरण थी, जो जितने पर कार्रवाई की गई थी, जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका और कितने रह गए हैं? अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां विकास प्राधिकरण ने रावली महदूद स्थित लगभग 10 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। इसके खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन न होने के कारण प्राधिकरण ने अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक टीम ने संबंधित क्षेत्रीय अभियंता, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में बिना HRDA के स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध प्लॉटिंग के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। नोटिस का पालन नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। उधर हल्द्वानी में आज से बिजली के स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया। दौरान इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े। हकीकत तो यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर चल रहा है। और मैं जितना इस स्मार्ट मीटर को आज समझा हूँ, मैंने अभी उसके जो लोग आए हुए उनसे मैंने जब बातचीत की, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उनसे बात की, उनका केवल इतना कहना है जो मुझे लगा, ये स्मार्ट मीटर केवल जो पुराना मीटर है उसका अपग्रेड है। यानी जो पुराने मीटर लगे थे उसका केवल अपग्रेड है और ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने मीटरों को तोड़ा है, कहीं पर मारपीट की है, जो लोग लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई मुद्दा अब रहा नहीं है और केवल एक भ्रम फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इतना बड़ा झूठ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं कि ये प्रीपेड मीटर है। उधर लालकुआं में 1 दर्जन से ज्यादा स्टोन क्रैशरों द्वारा निर्धारित खनन रेट से 2 रुपये कम किए जाने के बाद गौला खनन वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन किया।
खनन में लगी गाड़ियों के मालिकों ने बैठक के बाद 16 स्टोन क्रशरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंदोलनकारी LD जोशी ने कहा कि 2 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो तीसरे दिन देवभूमि स्टोन क्रशर के आगे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। देखिए, मजदूर वर्ग पीड़ित, परेशान, शोषित मुझे लग रहा है और रोजी रोजी का संकट इनके पास खड़ा। ये शौक से सड़कों पर नहीं उतरे हैं और जो राजशाही कर रहे हैं, मैं राजशाही ही कह सकता हूँ क्योंकि लोकतंत्रवादी तो है नहीं, हिटलरशाही चल रही है और पूंजीपतियों के दबाव में इनको इनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देवभूमि और मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में मैंने गौला खनन समिति को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से हम लड़ाई लड़ते हैं इस लड़ाई को भी मुखर होकर लड़ेंगे और भ्रष्ट राष्ट्र महात्मा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे महारथी चुप थे, उसी तरह से गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तमाम और ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पर शासक नहीं बोल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।